में आपका स्वागत है। इसमें आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। आर्थिक राजधानी मुंबई को दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है। विकसित भारत की झलक दिखाता नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई खूबियों को समेटे है। जल्द यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। यह रिपोर्ट खास आपके लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये एयरपोर्ट देश के विमानन क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद जैसे शहरों से मुंबई आने वाले यात्री इसी एयरपोर्ट से इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव भी कम होगा। मोदीजींनी प्रगतीच्या अंतर्गत हे एयरपोर्ट घेतल्यानंतर 10 वर्ष मागील 10 वर्षामध्ये 8 एनओसी अशा होत्या त्या या एअरपोर्टच्या निर्मितीची सुरुवात करायला हव्या होत्या, पण त्या मिळत नव्हत्या। मोदीजींनी प्रगतीची पहिली बैठक ज्या दिवशी घेतली त्या दिवशी सकाळपर्यंत मुख्य सचिवांनी सांगितलं, साहेब 7 एनओसी आलेल्या आहेत। महाराष्ट्र को आर्थिक रफ्तार देने वाला ये एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर में फैला है और पूरी तरह डिजिटल और एआई से लैस है। इसे देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जा रहा है। टर्मिनल को कमल के फूल की तरह डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमता अभी सालाना करीब 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होने की संभावना है। मुंबई में यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए मुंबई वन ऐप लॉन्च कर दिया गया है। अब यात्रियों को अलग अलग ऐप और टिकट की जरूरत नहीं होगी। एक ही ऐप पर उन्हें मेट्रो, मोनोरेल, बस, लोकल ट्रेन के टिकट की सुविधा मिलेगी। इससे टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। मुंबई में लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए मुंबई वन ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को लॉन्च किया। मुंबई वन ऐप से 11 ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को जोड़ा गया। मुंबई वन ऐप पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में यात्रियों को मेट्रो, लोकल ट्रेन, बस और मोनोरेल की टिकट बुकिंग एक ही जगह मिल जाएगी। इस ऐप से मुंबई करों की यात्रा अब स्मार्ट बनती जा रही है। अब कई ऐप्स और टिकट की झंझट से छुटकारा मिल गया है। यात्री सबसे तेज और सस्ता रूट चुन सकेंगे और डायनामिक QR कोड से पेमेंट कर सकेंगे। मुंबई वन हे ॲप म्हणजे वन मुंबई वन ॲप या संकल्पनेची झलक आहे। यामुळं आपल्याला लोकल, मेट्रो, बस, मोनोरेल इत्यादी सर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा लाभ घेता येणार आहे। इस ऐप को MMRDA ने विकसित किया, जो ऑफलाइन भी काम करता है। मुंबई वन ऐप ने लाखों लोगों की यात्रा को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के लिए मराठी भाषा वोटों का मुद्दा नहीं बल्कि गर्व और सम्मान का विषय है। मराठी भाषा गौरव कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठी भाषा के लिए सरकार के किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठी भाषा गौरव पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मराठी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने महायुति सरकार के लिए मराठी को राजनीतिक औजार नहीं बल्कि गर्व और सम्मान का विषय बताया। शिंदे ने भाषा संरक्षण के लिए अहम कदम उठाने पर जोर देते हुए अक्टूबर 2024 में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर खुशी भी जताई। तब एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने मराठी भाषा के विकास और संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। इसके तहत स्कूलों में कक्षा 12 तक मराठी को अनिवार्य किया गया है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में भी मराठी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही मुंबई और लंदन में मराठी भाषा भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। मराठीच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी निधी कमी पडणार नाही। बाकी ठिकाणी आपल्याला कात्री लावायला लागली तरी चालेल,
परंतु या ठिकाणी आपल्याला कुठेही काही कमी पडू देता कामा नये हे आणि कमी पडणार नाही असा विश्वास या ठिकाणी मी आपल्याला देतो। देश भर की यूनिवर्सिटीज में भी मराठी पढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों में न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए फडणवीस सरकार ने रत्नागिरी के मंडणगढ़ तालुका में पहले सिविल कोर्ट का तोहफा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडणगढ़ तालुका को अब अपना पहला सिविल कोर्ट मिल गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का पैतृक गांव आंबडवे इसी मंडणगढ़ तालुका में आता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सीजेआई जस्टिस बीआर गवाई ने इस न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। कोंकण क्षेत्र में लंबे समय से सिविल कोर्ट की मांग की जा रही थी। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद पाटिल ने इसका प्रस्ताव रखा था। लोगों की मांगों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में तेजी से काम हुआ। महज 2 सालों में मंडणगढ़ में कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस सिविल कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की एक आदमकद प्रतिमा भी लगाई गई। जवळपास 4-4.5 लाख लोकांना हे न्यायालय मध्यवर्ती पडणार आहे। त्याच्यामुळे लोकांचा जो काही प्रवास आहे तो प्रवास हा मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे। लोकांचे पैसे त्याच्यामध्ये वाचणार आहे, त्याची गती देखील मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे। आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की केवळ एक इमारत किंवा एक न्यायालय नाही तर लोकांकरता न्यायदानाची व्यवस्था, एक गतिशील व्यवस्था या निमित्ताने तयार झालेली आहे। मंडणगढ़ सिविल कोर्ट में आधुनिक न्यायालय कक्ष, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यायिक कार्य की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। क्षेत्र के लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली से पहले बाढ़ से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचानी शुरू कर दी है। खास तौर पर मराठवाड़ा क्षेत्र में बाढ़ और फसल नुकसान से प्रभावित किसानों के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने पहले ही 31,628 करोड़ रुपए की बड़ी राहत पैकेज की घोषणा की थी। योजना के तहत सरकार ने भूमि राजस्व माफी, फसल ऋण पुनर्गठन, ऋण वसूली पर रोक और कृषि पंपों के बिजली बिल माफ करने जैसे जरूरी कदम उठाए हैं। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों के बच्चों के स्कूल और कॉलेज की परीक्षा फीस भी माफ की जा रही है। मदत मिळणं सुरू झालेलं आहे। आम्ही आता त्या संदर्भात निधीची जी काही आवश्यकता होती त्याचा पहिला टप्पा ऑलरेडी दिलेला आहे। दुसरा टप्पा देखील तात्काळ आम्ही देतो आहोत। आमचा प्रयत्न आहे दिवाळीपूर्वी जितके जास्तीत जास्त देता येईल तेवढे आम्ही देऊ। सरकार की कोशिश बाढ़ से तबाह किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने की है, जिससे उनकी दिवाली भी रोशन हो सके।